डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, एक बार फिर मैं खास मुलाकात लेकर हाजिर हूं और आपका वो खास कार्यक्रम जिसे आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आप ही के चुने हुए नेताओं से वो सवाल होते हैं जो आप ये जानना चाहते हैं कि हमने जिसे चुना है वो हमारे लिए काम कर रहा है। जी हाँ, उसको लेकर आज हमारे साथ एक खास मेहमान रहने वाले। देखिए, भारत सरकार जिस तरह से किसानों पर काम कर रही है, पासा भाई पटेल जी हमारे बीच है। सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। और पासा भाई पटेल साहब महाराष्ट्र कृषि आयोग के अध्यक्ष हैं आप उस राज्य के। साथ ही साथ मैंने देखा है कि आप ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जो किसानों के जीवन को दशा देने के लिए, सुधारने के लिए। तो पहला सवाल यही होगा कि किस किस जगहों पर आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कौन कौन से कार्यभार जो है आपके कंधों पर है अभी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये आपने सुनी है कि मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र का चेयरमैन हूँ, और दूसरी मेरे पे जो जिम्मेदारी है वो मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ चीफ मिनिस्टर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टास्क फोर्स महाराष्ट्र का। उसके बाद में बांबू बोर्ड है महाराष्ट्र में, उसका भी मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। ये तो हुई महाराष्ट्र की बात। अब देश भर में भी मैं कुछ समितियों पे काम करता हूँ। जैसा कि मोदी जी ने 3 कृषि कानून जो लाए थे, वो 3 कृषि कानून तो वापस लिए गए। जिस दिन ये कानून वापस लिए मोदी जी ने, उस दिन उन्होंने कहा था कि ये कानून मैं वापस क्यों ले रहा हूँ, क्यों तो ये मेरे विरोधियों को समझाने में मैं नाकामयाब हुआ, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। ये कानून खराब नहीं है, लेकिन मैं उनको समझा नहीं सका जी। तो ये कानून फिर से इसके ऊपर जो चर्चा करके ये कानून में क्या कमजोरियां हैं वो देखने के लिए, या इसको और अच्छे तरीके से बनाने के लिए एक 7 लोगों की कमेटी जो मोदी जी ने बनाई है दिल्ली में, वो 7 लोगों में मैं भी हूँ। दूसरी बात, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हमारे देश में जो होती है, वो उसके लिए जो बोर्ड जो बनाया गया है, वो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, मैं उसका भी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। उसके बाद एमएसएमई है, उसकी भी मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसकी भी मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ। उसके बाद बांस मिशन, बांस प्रमोशन, इस पे भी मैं काम करता हूँ। अच्छा। ऐसे बहुत सारे कमेटियां हैं। लेकिन पाशा भाई पटेल साहब, जितनी आपने लिस्ट बताई है, मुझे लगता है कि आपको ढेर सारे कार्य दिए गए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि भारत में बांस पुरुष के नाम से आपको जाना जाता है, बांस पुरुष के नाम से जाना जा रहा है। तो ये कैसे शुरुआत किया गया इस कार्यक्रम को कि आपको लोग आज बांस पुरुष के नाम से जान रहे हैं? देखिए, मैं किसी ने मुझे कहना बोल के मैंने शुरू नहीं किया। ये मेरी खुद की ज़रूरत थी। क्या ज़रूरत थी कि 4 साल पहले देश में पहला शहर ऐसा है जो 300 किलोमीटर से ट्रेन से पानी लाके पीने वाला डिस्ट्रिक्ट, यानी मेरा लातूर डिस्ट्रिक्ट। और हमने एक चीज़ देखी कि ये ऐसे क्यों होता है बार बार हमारे डिस्ट्रिक्ट पे। उसका कारण ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 0.5% फॉरेस्ट है, 0.5%, नहीं के बराबर। तो जब इतना कम फॉरेस्ट है तो मुझे लगा कि फॉरेस्ट तो बढ़ना चाहिए। तो मैं लास्ट 20-25 साल से सोचता था कि कैसे बढ़े, क्या लगाने से बढ़ेगा, क्या लगाने से बढ़ेगा। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये फॉरेस्ट कवर बढ़ने का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 2017 में मोदी जी ने एक डबलिंग इनकम के लिए एक कमेटी बनाई थी जी। उसमें मैं भी था वो कमेटी में। अच्छा। तो जब मैं 1 महीना दिल्ली में रहकर, हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया था कि तुम 1 महीना दिल्ली में रहो और ये सारे किसानों के सारे जो समस्या है इसके ऊपर तुम स्टडी करो और मोदी जी के सामने आपको इस पे पेपर प्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने 1 महीना दिल्ली में गुजारा था, और तब उसी समय में मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि बांस एक घास है। मैंने एक सोचा कि देश, इतने बड़े देश का एक प्राइम मिनिस्टर बांस जैसे विषय पे, बांस एक घास है, ऐसा जब बोला उन्होंने, मैं बोला तो बांस की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मोदी जी बोल रहे तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर कुछ अच्छा हो सकता है। तब जब हमने स्टडी उसमें की तो 1927 में अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट का कानून बनाया था,
और उस कानून में अंग्रेजों ने बांस को वृक्ष का दर्जा दिया था और वृक्ष काटना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लेना तब अंग्रेजों ने ये कानून में किया था। तो उसके बाद हमारे देश में बांस लगाना धीरे धीरे बंद हो गया। उसका कारण ही ऐसा था, कारण यह था कि खेत मेरा, पौधे मेरे, लगाया मैंने, बढ़ाया मैंने, और जब काट के जब बेचने की वक्त आता है तो फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता था कि ये काटने के लिए जब मैं परमिशन दूं तो मुझे क्या देगा, आधा तेरा ना आधा मेरा। तो लोगों ने ये सोचा कि देना भी नहीं और ये बाद में से लगाना भी नहीं। ये बंद हुआ और बंद होने के बाद कुछ हमारे जैसे कुछ लोगों ने इस सरकार के सामने यानी मोदी जी के सामने विषय जब लाया गया तो मोदी जी को जब ये विषय समझा तो उन्होंने एक झटके से, आप तो वो निर्णय कैसे लेते हैं आपको पता है, एक झटके में उन्होंने निर्णय, एक रात में उन्होंने कानून बदला और वो बदलते वक्त एक ही लाइन में बोला बांस एक घास है, खत्म। उस दिन से निर्णय बदला और बांस फॉरेस्ट के बाहर निकला। फॉरेस्ट के और फॉरेस्ट ऑफिसरों के चंगुल से जब बांस निकला तब मैंने सोचा कि ये बांस का प्लांटेशन करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम बांस का प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं। और जब हम बांस का प्लांटेशन बढ़ा सकते हैं और बांस पे काम करना जब शुरू किया तो ये गांव से, ये खेत से करके मतलब नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा, फिर स्टेट में करना पड़ेगा, फिर देश में करना पड़ेगा। तो जुनून में मैं काम करते गया और वो जुनून का फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बांस का बाम्बू मैन ऑफ इंडिया जब लोग बोलना शुरू किए वो ऑटोमेटिक हुआ, मैं कुछ करना बोल के नहीं हुआ वो। तो देखिए, बांस पुरुष जिसे कहा जाता है, उन्होंने पूरे मन से, शिद्दत से काम किया। लेकिन इस बीच आप इतनी बड़ी जानकारी रखते हैं तो एक सवाल मेरा और होगा आपसे। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आने वाले समय को लेकर, और मुझे लगता है फिलहाल हम इस पर बात भी कर रहे हैं। इस समस्या से हम कैसे निपट पाएंगे? किस तरह की तैयारियां हो रही हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर काम किया जा रहा है? मानव जाति के सामने आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? जलवायु परिवर्तन है। देखिए, जब मैं छोटा था तब मैं खेती में काम करता था, मेरे पिताजी खेती करते थे। तब वर्षा किस तरीके से आती थी? वर्षा नक्षत्रों के माध्यम से आती थी। मैं हिंदी में तो ये ट्रांसलेट करके नहीं बता सकता, अभी आपने अचानक पूछा इसलिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसे हर नक्षत्र का अलग स्लोगन हुआ करता था। तो जैसा कि मैं आपको मराठी में जो हमारे पास होता था वो मैं आपको एक 2-3 लाइन में बताता हूँ कि पडला उतरा भात खाना कुत्रा, पडला मगा ढगाकड बघा, पडला हस्त शेतकरी झाला मस्त, पडल्या स्वाई साती पिकतील माणिक मोती, पडल्या चित्ती पडतील भीती, आला पोळा पाऊस झाला भोळा। यानी जो नक्षत्र का नाम लेने के बाद जो नक्षत्र निकलता है वो नक्षत्र का नाम लेने के बाद आसमान से आने वाली बारिश की बूंद, उसकी साइज और आने का पीरियड बताया जाता था। और उससे गांव में जो किसानों ने सोइंग किया हुआ है, जो ये लगाया है, क्रॉप लगाया है, जो पीक हमने सोइंग किया है, तो उसको कब कब कैसे कैसे पानी की जरूरत होती है और वो उस समय में पानी आने के बाद उसमें क्या क्या फर्क होने वाला है, उससे गांव की इकोनॉमी कैसे बदली, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन की वजह से नक्षत्र 27 नहीं रह गए, अब नक्षत्र 2 ही रह गए हैं। एक तो बादल फटना या अकाल, इसके सिवा अब नक्षत्र नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ चुकी है वो मैं आपको ज्यादा लंबे नहीं बताती हूँ, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। आज मानव जाति के सामने जलवायु परिवर्तन का जो विषय आया है वो मैं आपको 2-3 लाइन में बताना चाहता हूँ। हुआ क्या है पृथ्वी पे और हमको क्या किस चीज का सामना करना पड़ेगा। देखिए, 1750 में ग्लासगो में पहला इंजन चालू हुआ, पहला 1750 में। जिस दिन पृथ्वी पे पहला इंजन जन्मा उस दिन हवा में का कार्बन का प्रमाण था 280 ppm। हवा में का कार्बन कितना होना चाहिए? 350 ppm। अब हुआ कितना है? 422 ppm। और 2050 में 450 ppm कार्बन होने वाला है। जिस दिन 450 ppm कार्बन हवा में हुआ उस दिन हमारे देश पे क्या परिणाम होगा?
हमारे देश पे परिणाम होगा कि भारत में भावनगर, मुंबई, चेन्नई, कोची, कोलकाता, ऐसे जो समंदर के किनारे के 12 शहर है ना, वो 12 के 12 शहर समंदर में समा जाने वाले हैं। ये सिर्फ भारत में होने वाला है क्या? नहीं। अपनी पृथ्वी पे जब से मानव जाति का अस्तित्व तैयार हुआ, जब से इंसान धन संचय करना शुरू किया, जब से पृथ्वी पे मानव जाति ने धन संचय करना शुरू किया, सारा धन दुनिया में समंदर के किनारे के बड़े शहरों में जमा हुआ है। 2050 के बाद दुनिया में जितने बड़े शहर है समंदर के किनारे, वो सब समंदर में समा जाने वाले हैं। क्या कारण है? कारण है जिस तरीके से पृथ्वी पे कार्बन और तापमान बढ़ रहा है, इस वजह दुनिया में जितने हिमनग है वो सब हिमनग पिघलने वाले हैं, और वो पिघले हुए हिमनगों का जो पानी में रूपांतर होगा, 10, 12, 15 मीटर समंदर का स्तर बढ़ने वाला अच्छा है। भाई पटेल साहब, बीच में एक सवाल होगा मेरा। हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, हम आज उस समय की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 2050 में वो बड़े शहर जो है वो इन बड़े समुद्रों के अंदर धाराशायी हो जाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन जो है, क्या इसका रोकथाम के लिए किस तरह से काम कर रहा है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास? हाँ, उपाय तो जरूर है। देखो, बिगाड़ा किसने? इंसान ने। अब दुरुस्त करने का भी इंसान के हाथ में है। अगर समय से पहले हम नहीं सुधरेंगे, समय से पहले अगर पृथ्वी पे रहने वाला इंसान अपनी अगली नस्ल अगर पृथ्वी पे जिंदा रखना है, तो हमको 2 चीज करना है, ज्यादा नहीं है, 2 चीज करना है जी। एक चीज क्या है? एक चीज है, देखिए, मैं ऑक्सीजन खाता हूं, मैं नाक से ऑक्सीजन लेता हूं इसलिए मैं जीवित हूं। मैं ऑक्सीजन खाता हूं और कार्बन छोड़ता हूं। यानी पूरे देश, दुनिया के मानव की जरूरत क्या है? इंसान को ऑक्सीजन मित्र है, ऑक्सीजन लगता है और वो कार्बन छोड़ता है। तो दुनिया में होना क्या चाहिए था? दुनिया में मानव जाति ने करना यह चाहिए था, ऑक्सीजन बनाने वाले इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी और कार्बन कम करने वाली इंडस्ट्री चालू करनी चाहिए थी। ऑक्सीजन बढ़ाना और कार्बन कम करना। हुआ क्या? हुआ उल्टा है। ऑक्सीजन देने की एक ही मशीन है जिसको हम वृक्ष कहा जाता है, वो वृक्ष की कटाई चालू है और बढ़ क्या रहा है? बड़ी इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंजन बढ़ रहा है, कार मोटरसाइकिल बढ़ रही है, प्लेन बढ़ रही है। ये सारे के सारी जो मशीनरी है, जो इंजन है, वो इंजन हवा में का ऑक्सीजन खा रहे हैं और कार्बन बढ़ा रहे हैं। यानी दुर्भाग्य क्या है? इंसान को ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन बनाने की मशीन बढ़नी चाहिए और कार्बन कम करने की मशीन तैयार होनी चाहिए, लेकिन हम शेख चिल्ली की तरह जिस टहनी पे बैठे हैं वो टहनी तोड़ना शुरू किया है। हम कार्बन बढ़ाने की सिस्टम बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन के घटा रहे हैं। इसलिए अगर मुझे, आपको, सुनने वाले सबको, अगर ये पृथ्वी पे अगर मानव जाति को जीवित अगर रखना है तो हमारा ग्रीनरी बढ़ाना पड़ेगा, हमारे वृक्ष बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम जीवित रहने वाले हैं। नंबर 1। और नंबर 2, जो इंजन है, जो इंडस्ट्री है, इसमें हम क्या जलाते हैं? जमीन के पेट से निकला हुआ कोयला, डीजल और पेट्रोल हम जलाते हैं। इससे होता क्या है? 1 किलो जमीन में से कोल निकाल के अगर जलाते हैं तो 1 किलो कोयला जलाने से 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। 1 लीटर पेट्रोल जलाने से 3 किलो कार्बन तैयार होता है। यानी पेट्रोल और कोयला जमीन के पेट से निकलता है, पेट्रोल और कोयले के माध्यम से CO2 जमीन में सोया हुआ है, वो निकाल के अगर हम जलाएंगे तो पहले ही क्या हुआ है? पहले हुआ है 422 ppm, और निकाल के फिर अगर जलाओगे तो और बढ़ेगा। तो ये अगर घटाना है तो सादी चीज है
क्या चीज है कि हमको अब पेट से ऊर्जा निकालना बंद करना पड़ेगा। इस बार भी मैंने मोदी जी की बात आप सब देशवासियों को बताना चाहता हूं। अभी अभी मोदी जी ने कहा कि मेरा किसान अन्नदाता है, लेकिन अब वो ऊर्जादाता बन रहा है। जी। यानी ऊर्जा बनाने का काम मोदी जी के आशीर्वाद से अब हमारे देश में किसान करने जा रहे हैं। तो अब जमीन के पेट से ऊर्जा निकालने के बजाय जमीन के पीठ से ऊर्जा निकालना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, जी। तो ही हम जीवित रहेंगे, वरना जीवित नहीं रहेंगे। क्या बात। दो चीज करना है, एक जमीन के पेट से निकलना हुआ ऊर्जा बंद करो, जमीन के पेट से निकालो और ग्रीनरी बढ़ाओ, तो ही हम बचेंगे, वरना बचने का कोई चांस नहीं। 2050 के बाद अभी एंटोनियो गुटेरस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है टेम्परेचर बढ़ने का युग खत्म हुआ है। टेम्परेचर बढ़ने का युग खत्म हुआ है, अब बर्निंग युग शुरू हुआ है। क्विक एक्शन की जरूरत है। अब अगर क्विक एक्शन नहीं करेंगे तो पृथ्वी पे 2 कान, 2 आंख, 2 हाथ और 2 पैर ऐसी आकृति दिखने वाली है नहीं। इसलिए हमारे सामने सिर्फ 25 साल बचे हुए हैं। ये 25 साल में हमको इस पे कुछ ना कुछ कृति कार्यक्रम जरूर करना पड़ेगा, तो ही हमारे बच्चे कच्चे बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। यानी कि विकसित भारत का जो संकल्प है, जो सपना है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि हमें यानी कि मानव को धरती पर किस तरह से काम करना है। लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता बनने जा रहा है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन अगर मैं भारत के बांस पुरुष से बहुत सारे सवाल करूंगी, क्योंकि वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बांस पुरुष आज हमें क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण कार्यभार है इनके पास, लेकिन इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर में, हमें किसानों के लिए, हमें अन्नदाताओं के लिए और क्या करने की ज़रूरत है जिससे हमारे किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। जी, तो हम अगर बात बांस की कर रहे हैं, और बांस तो मुझे लगता है कि आने वाले युग के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। बिजली, अब देखिए बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में अगर किसी चीज़ की हमें कमी महसूस होगी तो वो होगी बिजली। लेकिन क्या हम बिजली को बचाने के लिए, आपने इसको एक विकल्प दे दिया है, बांस को उनके सामने खड़ा कर दिया है कि आने वाले समय में जो बेम्बू है, जो बांस है, वो बिजली के घटकों को पूरा करेगा। किस तरह से? देखिए 2015 में पेरिस में दुनिया के सारे विद्वान इकट्ठा हुए थे जी। उन्होंने कहा कि कोल बेस्ड थर्मल दुनिया के जब तक बंद नहीं होंगे तब तक मानव जात बचेगी नहीं। इसका उत्तर सीधा सीधा था कि 1 किलो कोयला जलाने से अगर 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है तो ये बंद करना चाहिए। तो फिर अब क्या चाहिए इंसान को? बिजली चाहिए या जीवन चाहिए? तो आज अगर हम पूछेंगे ना तो लोग बोलेंगे वो बात, जीवन जितना है उतना रहने दे, लेकिन बिजली चाहिए, क्योंकि तो बिजली के बगैर जीवन
अनसुना है, वो चल ही नहीं सकता, हम नहीं सकते। तो अब इसको करना क्या पड़ेगा? अगर कोयला जलाना है, बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो मोदी जी की सरकार ने 2019 में एक निर्णय लिया है कि वो ये है कि जहां जहां हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, वहां 5 से 7% हम बायोमास का यूज करेंगे। बायोमास यानी क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर में से इंसान को लग के जो बाकी चीजें बचती है, वो सारे के सारे जो एग्रो वेस्ट है, वो एग्रो वेस्ट से हम बिजली बनाने का हमने निर्णय तो लिया है। लेकिन होता क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट से कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू 4000 है और एग्रो वेस्ट का कैलोरीफिक वैल्यू 2000 है। मगर उसमें एक अच्छी चीज ये है कि बांस का कैलोरीफिक वैल्यू भी 4000 है और कोयले का भी कैलोरीफिक वैल्यू 4000 है। अगर हमको बिजली अगर बनाना है और बिजली बनाते वक्त जो कार्बन बनने वाला है वो भी नहीं करना है, तो अब 2 चीज सीधे सीधे है। अब देखिए आज क्या होता है कि जमीन के पेट से कोयला निकालो, जलाओ, CO2 निकालो, हवा में छोड़ो, CO2 निकालो, हवा में छोड़ो। इसके बजाय पृथ्वी का CO2 अगर कम करना है, तब टेम्परेचर कम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हवा में का कार्बन चूसना पड़ेगा और फिर वो हवा में भेजना पड़ेगा। ये काम कौन कर सकता है? ये काम पृथ्वी पे दुनिया में जितने वृक्ष है उन सारे वृक्षों में अधिक 35% कार्बन खाने की क्षमता बांस में है। सारे वृक्षों से 35% बांस कार्बन ज्यादा खाता है। और अब बांस से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे बड़ी खुशी है आपको बताने में कि मानव जात बचाने के लिए हमारे देश में एक नई चीज, एक नई रोशनी दिख रही है। वो रोशनी क्या है? रोशनी ये है, डीजल पेट्रोल जलाना बंद करो। डीजल पेट्रोल जलाना बंद करो यानी नामुमकिन है, ये तो जलाना पड़ेगा। तो फिर जमीन के पेट से निकला हुआ डीजल पेट्रोल जलाने के बजाय जमीन के पेट से निकला हुआ डीजल पेट्रोल हमको जलाना पड़ेगा। उसको कहते हैं इथेनॉल। वो भी मोदी जी के सरकार में ही अभी 25% इथेनॉल, पेट्रोल में इथेनॉल मिला के जलाने का निर्णय हमने लिया है। तो अब तक इथेनॉल बनता कैसे था? अब तक बनता था शुगर केन से। लेकिन शुगर केन से जो इथेनॉल बनता है, 1 हेक्टर शुगर केन को 1 साल में 2 करोड़ लीटर पानी लगता है और 1 टन शुगर केन क्रशिंग करने से 80 लीटर इथेनॉल निकलता है। लेकिन बांस और शुगर केन अगर इसकी तुलना करेंगे तो 1 हेक्टर बांस लगाओगे तो 20 लाख लीटर पानी लगता है और 1 टन बांस क्रश अगर करेंगे तो 200 लीटर इथेनॉल निकलता है। यानी शुगर केन में और बांस में अगर हम चर्चा करेंगे तो पानी 10 गुना कम लगता है और उत्पादन 5 गुना ज्यादा होता है। इसलिए हमको अब ना ये बहुत अच्छा पर्याय मिला है, एक बिजली बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए। और अब तीसरी मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में ना 1 टन स्टील जब बनता है, 1 टन स्टील बनाने के लिए 9 टन कार्बन तैयार होता है। तो अब कार्बन तो कम करना पड़ेगा ना। तो फिर कार्बन अगर कम करना पड़ता है तो कोयला जला के कार्बन बनाने के बजाय बांस से चारकोल बना के चारकोल से हम स्टील बना सकते हैं। तो 2 चीज आपको मैं बहुत अच्छी तरह, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसी माह में 80% कोयला और 20% बांस का चारकोल का कोयला मिला के स्टील बनाना शुरू किया। एक नई घटना, बहुत बड़ी घटना है ये। तो इसका स्वागत हम सारे देशवासी, दुनियावासी करना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरी बात, जब हम बिजली बनाने के लिए जो अब तक कोयले का इस्तेमाल करते थे, NTPC भारत सरकार, NTPC के CMD जो है वो अभी हमारे महाराष्ट्र में आए थे, गुरदीप सिंह, और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद बिजली बनाने के लिए कोयला बंद करो। दुनिया के साइंटिस्ट बोल रहे, यूके में 26 सितंबर को 142 साल पुराना कोल बेस्ड थर्मल उन्होंने बंद किया। उसी दिन मैंने हमारे NTPC के CMD साहब को कहा कि यूके 142 साल पुराना 80% बिजली सप्लाई करने वाले एक सेंटर
कोयले से उन्होंने बंद किया है, तो हम कब करेंगे? तब एनटीपीसी के सीएमडी साहब ने एक निर्णय लिया है कि अब भारत में भी 30% कोयला, 100 किलो अगर कोयला जलाना है तो 30% उसमें बांस के पैलेट्स डाले जाएंगे और 70% कोयला यहाँ से शुरू करेंगे। यानी अब कार्बन कम करने के लिए 3 चीज़ें बहुत अच्छी आई। पहली चीज़ एनटीपीसी, दूसरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और तीसरी दुनिया में नीदरलैंड, फिनलैंड और भारत सरकार आसाम में नुमालीगढ़ में बांस से इथेनॉल बनाने का 4000 करोड़ रुपए खर्चा करके मोदी जी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तब उन्होंने जो शिलान्यास रखा था उस इंडस्ट्री का, वो अब जून में शुरू हो रही है, सालाना 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने का। यानी मानव जाति बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, हमारी अगली नस्लें पृथ्वी पे जीवित रखने के लिए जो एंटोनियो गुटेरस जी ने बताया कि क्विक एक्शन की जरूरत है, तो क्विक एक्शन, ये 3 चीजें हो गई है। और इससे मुझे विश्वास लगता है कि ये तीनों भी चीज बांस पे आधारित कर सकते हैं। इसलिए बांस का प्लांटेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम बचने वाले, वरना नहीं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान थे, महाराष्ट्र राज्य के कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां पूरे हिंदुस्तान को दी है कि किस तरह से हमें बेम्बू को बढ़ावा देना है, किस तरह से हमारे किसानों को महत्वपूर्ण जगह देनी है, क्योंकि आने वाले समय में ये वही अन्नदाता है जिन्होंने आपको कोरोना से बाहर निकाला। ये वही अन्नदाता है जो आपको जीवन देंगे, जीवन दान देंगे, ऑक्सीजन देंगे, अन्न देंगे और आपको जीवित रखने का काम करेंगे। तो वो है सिर्फ अन्नदाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर बहुत धन्यवाद।